हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली ज़िले के पहाड़ों में बसा एक ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सालों तक तपस्या करी। सदियों तक रहस्यमय रहने के बाद अंत में सन 1930 में संत सोहन सिंह जी ने इस जगह की खोज की थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश, जहाँ पर आराम करके आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हरिद्वार से सुबह 3 बजे से बस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको शाम तक गोविंद घाट तक पहुंचा देंगे। गोविंद घाट वो जगह है जहां से हेमकुंड साहिब जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। ये बसेस प्राइवेट बसेस होती हैं, गवर्नमेंट नहीं, जिनकी टाइमिंग सुबह 3 बजे से लेके 9 या 10 बजे तक होती है। और पर पर्सन किराए की बात करें तो 800 रुपये लेके 1000 रुपये तक पर पर्सन इसका किराया होता है। बस के अलावा आप प्राइवेट टेम्पो ट्रैवलर, प्राइवेट कैब या रेंटेड बाइक या स्कूटी से भी ट्रैवल कर सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले जो जगह आपको दिखेगी वो आएगी देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, जिसको हम गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। देवप्रयाग से 2 घंटा चलने के बाद अब हम पहुँच जाते हैं श्रीनगर। श्रीनगर वो जगह है जहाँ पे माता धारी देवी जी का एक बहुत पुराना मंदिर है, जो कि नदी के बीचों बीच बनाया गया है। माता धारी देवी को उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक भी माना जाता है। कुछ देर चलने के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हेमकुंड जाने का रास्ता बद्रीनाथ वाले हाईवे पे पड़ता है, इसलिए हम लोग बद्रीनाथ वाले हाईवे पे आगे बढ़ जाते हैं। रुद्रप्रयाग के बाद अब अगली जगह जो आती है वो है कर्णप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडन नदी का संगम है, जिसको हम कर्णगंगा के नाम से भी जानते हैं। इस जगह का नाम महाभारत के दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। जोशीमठ के बाद गोविंद घाट के लिए जो रोड बनाई गई है वो काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर हर साल कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है। ऋषिकेश से करीब 270 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं गोविंद घाट, जहां पर आपको गुरुद्वारे में खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। नदी के किनारे बसा हुआ यह गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर है और यहां से बद्रीनाथ की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। यात्रियों की भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन इस गुरुद्वारे में कभी भी किसी भी यात्री के लिए खाने पीने और रहने की जगह की कमी नहीं पड़ती। रात को आराम करने के बाद अब अगले दिन शुरू होती है हेमकुंड साहिब जी की पैदल यात्रा। इस ट्रैक की टोटल दूरी 19 किलोमीटर है, पर यह ट्रैक एक दिन में पूरा नहीं करवाया जाता, इसलिए हमें 13 किलोमीटर ट्रैक करके गोविंद धाम में रात को रुकना पड़ता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में रात को रुकने की परमिशन नहीं है, इसलिए इस ट्रैक को 2 दिन में पूरा किया जाता है। पहले दिन गोविंद घाट से गोविंद धाम और दूसरे दिन गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब। गोविंद घाट से पैदल यात्रा शुरू करने के लिए सिर्फ 2 बजे तक ही परमिशन दी जाती है। इसके बाद किसी भी यात्री को कोई भी परमिशन नहीं मिलती। शुरू के 5 किलोमीटर आप टैक्सी से भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जाता है। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करने से पहले एक बार मौसम की जानकारी ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद करने पड़ते हैं। पाँच किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं पुलना गांव में, जहां पर इस ट्रैक का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में किया जाता है। यहां पर वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब दोनों जगहों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की एंट्री करवानी पड़ती है। और इसी जगह से शुरू होती है हेमकुंड साहिब जी की पैदल यात्रा। यहाँ पर आपको खच्चरों की सुविधाएं भी मिल जाएंगी, जिनके चार्जेस यहाँ के लोकल लोगों द्वारा फिक्स किए जाते हैं, जो कि 2000 से लेकर 3000 तक फिक्स है। यहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती रहती है, इसलिए अपने साथ रेनकोट या छाता ज़रूर रखें। इस ट्रैक पर आपको हर 1-2 किलोमीटर में रास्ता साफ़ करने वाले कर्मचारी मिल जाएंगे, जो कि इस ट्रैक को हमेशा साफ़ और सुथरा रखते हैं। हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप मैगी, बिस्किट, चाय, नमकीन या फिर बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं। पुलना से 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद यहाँ पर एक मां नंदा देवी का बहुत पुराना मंदिर है, जो कि आप ट्रैक के दौरान इसके दर्शन कर सकते हैं। नंदा देवी मंदिर को पार करने के बाद अब आती है एक ऐसी नदी जो हमेशा उफान पर रहती है। इस नदी को पार करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो नया पुल बनाया गया है जो कि काफ़ी ऊंचा है, और एक पुराना रास्ता जो कि छोटे पुल से होकर गुजरता है। ये इस नदी को पार करने का पुराना रास्ता है, जो कि एक छोटे से पुल से होके गुजरता है। इस पुल को 2023-24 में बनाया गया है, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा होने के कारण छोटे पुल से रास्ता पार करना काफ़ी रिस्की है, इसलिए इस पुल को 2023-24 में गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इस पुल को पार करने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है इस ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट रास्ता, जहां पर हर 100 मीटर चलने के बाद ही आपको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठना पड़ता है। काफ़ी हाइट पे होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पर थकान थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। हर 200 मीटर पर यहाँ पर बैठने के लिए छोटे छोटे स्टैंड बनाए गए हैं, जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हर साल यहाँ पर देश विदेश से हज़ारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान ट्रैक पर आपको श्रद्धालुओं की चहल पहल देखने को मिल जाएगी। 2025 में यात्रा शुरू होने के 11 दिनों में ही 36,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा में दर्शन किए, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था। जिन लोगों को सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है, उन लोगों के लिए ये ट्रैक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है, तो इस वजह से उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गोविंद धाम से 1 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स के बेस कैंप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 2 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक की पूरी डिटेल्स दी गई हैं।
ये ट्रैक भी 4 से 5 महीने ही खुला रहता है, तो इस ट्रैक को करने का सबसे अच्छा टाइम मई से अक्टूबर के बीच में ही होता है। 13 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच जाते हैं गोविंद धाम में। गोविंद धाम में गुरुद्वारे के अलावा छोटे छोटे होटल भी हैं, जहां पर आप खाना पीना और रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। गोविंद धाम गुरुद्वारे में रात को आराम करने के बाद अब बारी थी अगले दिन गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की यात्रा की। ऐसा कहा जाता है कि जब संत सोहन सिंह जी पूरे दिन भर हेमकुंड साहिब जी की खोजबीन करने निकलते थे, तो रात को हमेशा यहाँ पर आकर विश्राम करते थे। फिर अगली सुबह शुरू हो जाती है हेमकुंड साहिब जी की यात्रा। गोविंद धाम से 500 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसे चेक पोस्ट पे जहां से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए अलग अलग रास्ते बढ़ जाते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता है ये वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जाता है, और जो सीधे वाला रास्ता है वो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की ओर जाता है। इस जगह की खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने गलती से की थी जब वे एक अभियान के दौरान रास्ता भटक गए थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को अपने वनवास के दौरान इस घाटी का सामना करना पड़ा था। चेक पोस्ट के बाद आता है एक ऐसा सुंदर सा झरना जो इस ट्रैक की सुंदरता को और बढ़ाता है। यहाँ पर एक ग्लेशियर आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब जी की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, लेकिन सीधे पहाड़ वाले रास्ते के कारण ये 6 किलोमीटर बहुत टफ हो जाते हैं और पहाड़ पर ऑक्सीजन लेवल कम होने के हिसाब से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस रास्ते पर भी आपको छोटे छोटे दुकान हर 500 मीटर पर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप बैठकर चाय नाश्ता कर सकते हैं। ये जो सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा है ये आपको हर साल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कभी पिघलता नहीं है। हर साल इस ट्रैक पर ये ग्लेशियर आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको सामने छोटी सी एक नदी दिख रही है ये लोकपाल झील का पानी है। लोकपाल झील यानी जो हेमकुंड साहिब जी के बगल में झील है। पानी की धारा को पार करते ही हमारे सामने आ जाता है एक सीढ़ियों वाला रास्ता। यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अगर आप सीढ़ियों वाले रास्ते से नहीं जाना चाहते तो आप दूसरे रास्ते से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं थकना चाहते तो मैं एडवाइस करूँगा कि ये सामने वाला रास्ता ही चुनें, क्योंकि इस पर चलने में आसानी होती है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें दिखाई देता है एक हेलीपैड, जहाँ पर इमरजेंसी पड़ने पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा सकता है। और यहाँ से गुरुद्वारे की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। और थोड़ा सा और चलने के बाद फाइनली अब हम लोग पहुँच जाते हैं गुरुद्वारे के पास। गुरुद्वारे को सामने देखते ही 19 किलोमीटर की थकान एकदम से गायब हो जाती है। गुरुद्वारे में दर्शन करने से पहले यहाँ पर कुंड के ठंडे पानी में स्नान किया जाता है।
जिस तरह हिंदू धर्म में गंगा जल के पानी को बहुत पवित्र माना गया है, ठीक उसी तरह इस कुंड के पानी को भी सिख धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। गुरुद्वारे के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आप बिना परमिशन के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक नहीं कर सकते। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद अब बारी आती है एक ऐसे मंदिर की जो श्री राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी को समर्पित है। ये मंदिर गुरुद्वारे से 50 मीटर की दूरी पर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी ने जब रावण के बेटे मेघनाद को मारा था, तो उसके बाद शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा लक्ष्मण मंदिर है। इस मंदिर के कपाट हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के साथ ही खुलते हैं और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के साथ ही बंद होते हैं। इस मंदिर का नाम लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है। सबसे नीचे माता माता सृष्टि शक्ति जय शक्ति जय लक्ष्मी लक्ष्मण मंदिर के साथ ही बनाया गया है शिवजी भगवान का एक छोटा सा मंदिर, जहाँ पर कुंड के पानी से जलाभिषेक किया जाता है। तो ये थी कहानी श्री हेमकुंड साहिब जी की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।